हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तुषार पटेल, योर फिजिक्स एजुकेटर। और आज के ये वीडियो में मैं आप लोगों को आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने वाला हूं, व्हिच इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, सीबीएसई क्लास 10 के सिलेबस में आपको 2 यूनिट फिजिक्स के है, जिसमें सबसे पहला यूनिट है नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये 2 चैप्टर मिलकर आपका फर्स्ट यूनिट बनता है। और सेकंड यूनिट विच इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ करंट, ये इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर आपको 2 चैप्टर है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो टू अंडरस्टैंड द सेकंड चैप्टर विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक करंट। और ये आपके सेकंड यूनिट का सबसे पहला चैप्टर विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम सिर्फ वही चैप्टर की बातें करते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम सीखेंगे कि क्या होता है चार्ज, क्या होता है करंट, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, और या तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज आल्सो कॉल्ड एज ईएमएफ। इन सब में क्या फर्क है, या फिर हम ओहम्स लॉ को देखेंगे, ओहम्स लॉ के ग्राफ कैसे होता है, उसमें एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज ले, वाई एक्सिस पे हम करंट ले तो उसका स्लोप क्या आएगा, या फिर एक्स एक्सिस पे हम करंट ले और वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले तो उसका स्लोप क्या आएगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ आइडियल ओहम्स लॉ नहीं देखेंगे, हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी ओहम्स लॉ का ग्राफ देखेंगे कि प्रैक्टिकली ओहम्स लॉ कैसा आना चाहिए। आई नो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ बिट हायर स्टैंडर्ड, बट इट्स ओके, हमें पता होना चाहिए कि रियल में कैसा होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से ओहम्स लॉ ने एक कांस्टेंट हमें दिया जो एक्चुअली में मटेरियल और उसकी लेंथ और एरिया के बाद चेंज हो जाएगा, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है उसके अंदर हमें एक रेजिस्टिविटी करके टर्म मिलेगी, उसको भी हम समझेंगे। किस तरह से रेजिस्टिविटी कंडक्टर में टेम्परेचर के साथ वेरी होगी और किस तरह से रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर के साथ वेरी होगी। ये सारा टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखेंगे कि किस तरह से हम ऑटोमेटिक चीजें बना सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़े, अपने आप सर्किट बंद हो जाना चाहिए, ऐसी ऑटोमेटिक चीजें। जैसे कि अभी आप एयर कंडीशनर मेरे ऊपर, तो एयर कंडीशनर क्या करेगा, जैसे ही रूम एक हद से ज्यादा ठंडा हो गया अपने आप पावर सप्लाई बंद कर देगा, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना बंद कर देगा। इसी तरह से हीटर हो गया, गीजर हो गया, ये क्या करेंगे, डिवाइस गर्म होता है, आयरन हो गया तो ये गर्म हो गए और एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो अपना सर्किट बंद कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमने स्विच बंद नहीं की है, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना बंद कर देंगे। ये किस तरह से काम आता है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, दोनों का यूनिट क्या होता है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी, पावर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और ये सब का क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बाय द वे, हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों चाहिए, सारी टर्म्स, ये 11 टर्म्स होगी और आप लोगों का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर विल बी डन। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज मच मोर इजियर देन यू थिंक। आप सभी को ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि ऐसा चैप्टर है जिसमें थियोरी भी है, लॉ, स्टेटमेंट, ये सब थियोरी भी भरा हुआ है जिसको याद भी करना पड़ता है, और इसके साथ इसमें प्रॉब्लम्स भी है, और वहीं पे आप सबका डर चालू होता है कि नहीं। तो टेंशन नहीं लो, आपको इस चैप्टर को इस व्यू से देखना है कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ याद नहीं करना पड़ेगा, काफी सारी ऐसी चीजें होगी जो हमें समझ के आ जाएगी। इसीलिए तो ये चैप्टर से स्कोर करना बहुत इजी पड़ता है। और बाय द वे, ये चैप्टर अगर आप सीखते हो आज 10th स्टैंडर्ड में, तो ये चैप्टर आपको 11th, 12th और इंजीनियरिंग में भी काम आएगा। इफ यू गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या कोई भी ऐसी इंजीनियरिंग में जाओ जो इलेक्ट्रिसिटी के साइड होती है, तो आपको ये चैप्टर वहां पे यूज होगा। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और इसके आखिरी में हम काफी सारी ऐसी चीजें भी करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग करेंगे। रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग मतलब आप सभी को पता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, हाँ, लेकिन सीरीज और पैरेलल के भी आगे का लेवल हम देखेंगे उसमें कि रेजिस्टेंस को किस अलग अलग नेटवर्क में लगाओगे तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे बनेगा। मतलब सारे रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से लगा दो, किसी में स्टार के फॉर्म में लगा दो, किसी में स्क्वायर के फॉर्म में लगा दो, किसी में रोम्बस के फॉर्म में लगा दो, बहुत अलग अलग तरीके से हम रेजिस्टर्स को लगाएंगे, फिर उनको कंबाइन करेंगे और उसका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये सारी चीजें रेजिस्टेंस ग्रुपिंग में भी हम सीखने वाले हैं, और उसके काफी सारे शॉर्टकट भी दूंगा। और ये सब आपको 11th, 12th अगर आप साइंस ले रहे हैं तो वहां पे बहुत यूजफुल होगा। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस चैप्टर व्हिच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। So now let's understand the very first term which is called as charge. चार्ज जो है हमारी सबसे पहली टर्म है। आप सभी को पता है कि दुनिया की हर एक चीज एटम से बनी हुई है, और दुनिया का हर एक एटम 2 चीजों से बना हुआ है। एक है न्यूक्लियस, दिस, एंड उसके आजू बाजू रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी दो चीजें होती है, विच इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, और इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी ऑर्बिट में 8, तीसरी ऑर्बिट में, इस तरह से हमें पता है ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लेके है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिनके पास चार्ज है। यस, चार्ज इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे प्रोटॉन के पास चार्ज है, यूनिवर्स ने उसको दिया हुआ है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, इट इज अ न्यूट्रल, यूनिवर्स ने उसको नहीं दिया। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, यूनिवर्स ने उसको दिया। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। उनके पास अपना अपना चार्ज है, उनके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। जिस तरह से हर अलग अलग पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को अलग अलग मास दिया है दुनिया ने, यूनिवर्स ने, उस तरह से इन सबको अलग अलग अपना अपना चार्ज भी दिया है। तो इस तरह से हमें समझता है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर दी चार्ज पार्टिकल। ये दोनों चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, जैसे भी बोलना है, फॉर्चुनेटली इन दोनों के पास में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। यस, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इंस्टेड ऑफ, इवन इफ कि प्रोटॉन बहुत बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन बहुत 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 छोटा होता है, बहुत लाइटर होता है प्रोटॉन के कंपेयर में। प्रोटॉन बहुत हैवी भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, बट स्टिल बोथ ऑफ देम हैज सेम चार्ज। मतलब प्रोटॉन के पास चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी ये कूलम क्या है? जिस तरह से लेंथ को मेजर करते मीटर में, टाइम को मेजर करते सेकंड में, उस तरह से चार्ज को मेजर करते कूलम में। सो दैट्स द यूनिट, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम क्या है बच्चा? यूनिट ऑफ चार्ज है। कैपिटल सी से लिखो, अगर पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल में लिखो। साइंटिस्ट का जब भी कोई नाम होता है जिसको हम यूनिट में लिखते हैं, जैसे न्यूटन है, कूलम है, इस तरह से जब भी एम्पियर है, ऐसा कोई भी नामों में अगर यूनिट में लिखने हो तो सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख रहे हो, सिंबल लिख रहे हो तो कैपिटल में लिखो, ओके। लेकिन पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल में लिखो, ठीक है ना। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। चार्ज क्या होता है? तो हमें चार्ज का फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा, ध्यान से समझेगा। चार्ज किन के पास है? प्रोटॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास। और भी कुछ चीजें हैं जिनके पास चार्ज होता है, जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल मानते हैं, बट अभी के लिए हमें उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करना। हमें सिर्फ बेसिक सा डिस्कशन करना है कि एवरी मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम। एवरी एटम इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. Nucleus has two things, protons and neutrons. Protons are positively charged, neutrons are neutral. That's why they call it as neutron. And electrons are negatively charged, protons are positively charged. Fortunately, they both have same amount of charge. इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. प्रोटॉन के पास चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अभी इन दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, लेकिन हम बात करते हैं अगर मैटर कितने फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बस ये 3 फॉर्म की बात करते हैं, बाकी किसी भी फॉर्म की बात नहीं करते. ये बेसिक सा हम पढ़ रहे हैं. दिस इज योर 10th स्टैंडर्ड, नॉट योर इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन. ओके, सो दिस इज बेसिक डिस्कशन कि हमारे पास 3 टाइप के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, लिक्विड एंड गैस फ्लो कर सकता है. सो लिक्विड और गैस दोनों को मिलकर एक कंबाइंड नाम दे रहा हूं जिसको हम बोलेंगे फ्लूइड. फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड. यस, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सो इट इज नॉट अ फ्लूइड. गैस कैन फ्लो, सो इट इज अ फ्लूइड. एंड लिक्विड कैन फ्लो, सो इट इज अ फ्लूइड. ओके, तो इस तरह से मैंने 2 चीजें बना ली, सॉलिड और फ्लूइड. सॉलिड में एटम की जगह फिक्स होती है क्योंकि सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड स्ट्रक्चर. सॉलिड में हर एक एटम अपनी जगह पे फिक्स बैठा हुआ होता है, एटम मूव नहीं कर सकता. जैसे एग्जांपल के तरह से ये लीजिए, अगर समझ लीजिए ये येलो वाली जगह पे जो एटम है वो अगर मूव कर सकता सॉलिड में, तो येलो कलर कभी यहां पे फिक्स नहीं रहता. कभी येलो यहां तो कभी यहां तो कभी यहां, कभी यहां दिखता. सो येलो कभी एक जगह पे फिक्स नहीं दिखता. बट दिस डज नॉट हैपन विद अ सॉलिड. सॉलिड में एटम की जगह फिक्स होती है, एटम्स कैन नॉट मूव. ओके, बट फ्लूइड में एटम मूव कर सकते हैं. अगर किसी भी पाइप में पानी भरो, बॉटल में पानी भरो, आप ऐसा मूव कर दोगे तो अपने पानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा. इसका मतलब लिक्विड और गैस, फ्लूइड के अंदर एटम्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस.
ओके, सो अभी हम फ्लूइड का हिस्सा नहीं पढ़ रहे, पहले मैं आपको सॉलिड का बताता हूं, फिर फ्लूइड को क्यों नहीं पढ़ रहे मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको। ध्यान से सुनिए, सॉलिड के अंदर एटम के पास में फिक्स पोजीशन है, वो अपनी जगह से नहीं मूव कर सकता, बट एटम के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, जितनी दूर की ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। जितना दूर की ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। जितना न्यूक्लियस से दूर होगा इलेक्ट्रॉन, यू ऑल नो कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस and negatively charged electron, they both attract each other with the force which is called as electromagnetic force. Don't worry about the name, they have the force of attraction, right? क्योंकि ये positively charged nucleus और electron is a negatively charged, so they both have the force of attraction. Okay, लेकिन जितना डिस्टेंस बढ़ेगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना वीक होते जाता है। दैट सिंपली मीन्स कि जितना दूर की ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा उतना ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा, और वो इलेक्ट्रॉन आराम से अपने एटम में से निकल सकता है। याद रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे दूर है वो सबसे लूजली बाउंडेड है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन कैन इजीली कम आउट फ्रॉम द एटम, एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन एटम, that electron can move from one atom to another atom, और अल्टीमेटली आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया, हाँ, हमारा करंट फ्लो हो गया। सो दैट सिंपली कंक्लूड्स कि सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज और करंट, है ना। सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। आपको यह समझना है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। आप बताइए, इस एटम के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्या हर कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया क्या? नहीं। क्या अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं क्या? नहीं। कौन सी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वो इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल गए ताकि करंट फ्लो हो पाए, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो होगा नहीं। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस। दोज इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के दूसरे एटम के पास जा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कम से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ से लगता है। सो सिंपली सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि वी हैव फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैसेस। ठीक है, पहले के जमाने में ना लिक्विड वाली बैटरीज हुआ करती थी। आज भी रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में या ट्रक में या बाइक में ऐसी बैटरी होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फ्लूइड के अंदर आराम से एक एटम दूसरी जगह पे जा सकता है, बट द प्रॉब्लम विद एटम इज एटम के मोशन को हम करंट नहीं बोल सकते। क्यों ऐसा? क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर किसी एटम के पास 10 प्रोटॉन है तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 और प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का चार्ज भी सेम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा कोई भी एटम। लेकिन अगर मैं इस एटम में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना पॉजिटिव आयन बना देता है उसको। एटम विल बिकम आयन, बट इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बिकॉज इट हैज वन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो गया। उसी को हम बोलते हैं कटायन। कटायन इज व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। कटायन इज व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। इसी तरह से अगर मैं उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालने पे पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, दैट सिंपली कॉल इट एज नेगेटिव आयन। और नेगेटिव आयन को हम बोलेंगे अनायन। याद रहेगा, anions are negatively charged, cations are positively charged. So inside fluid, anions and cations are responsible for flow of current. याद रहेगा, सिंपल सा स्टेटमेंट है। अभी ये हम कंक्लूड कर देते इस छोटे से सेगमेंट को कि inside a solid, free electrons are responsible for current, and inside fluid, cations and anions are responsible for flow of current. याद रहेगा, inside solid
Yes, electrons are responsible for flow of current inside fluid. Yes, ions are responsible for flow of current. याद रहेगा, इतनी चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी. बट फॉर्चुनेटली हम यहाँ पे सिर्फ सॉलिड के अंदर पढ़ने वाले, सॉलिड का सब कुछ पढ़ने वाले. तो आप बताइए, सॉलिड के अंदर पढ़ रहे तो कैटायंस और एनायंस की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि सॉलिड के अंदर एटम्स है फिक्स प्लेस, और एटम अगर फिक्स जगह पे रहेगा तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने एटम को छोड़ के निकल सकता है. और ये इलेक्ट्रॉन जब अपने एटम को छोड़ के यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो हम बोलेंगे कि करंट फ्लो हो गया, क्योंकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोशन ऑफ अ चार्ज और फ्लो ऑफ अ चार्ज इज व्हाट? करंट. याद रहेगा कि नहीं? अच्छा, एक और चीज यहां पे देखिए, चार्ज जो होता है ना, अब बताइए, एटम के अंदर, सॉलिड के अंदर एटम फिक्स जगह पे है, तो कौन चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन. यस, इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज इनसाइड इट. तो इलेक्ट्रॉन उसको अपने साथ में लेके जा रहा है. कितना चार्ज लेके जा रहा है? कितना चार्ज लेके जा रहा है? E माइनस को हम हमेशा माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम लिखते हैं. E माइनस रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. E माइनस मैंने जो लिखा ना, E माइनस, दैट सिंपली मींस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अभी ध्यान से समझना है इधर कि एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाएगा. There can be a number of electrons which can move simultaneously. So number of electrons into charge of one electron, that is called as total charge which is flowing inside a solid. याद रहेगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 कूलम एक साथ फ्लो करेगा. अगर तीन इलेक्ट्रॉन एक साथ जाते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक साथ फ्लो करेगा. अगर 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करते हैं तो 10 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक साथ फ्लो करेगा. इसी तरह से अगर मुझे पता नहीं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो मैं यहां पे सिंपली लिख सकता हूं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विल मूव. अगर मैं यहां पे चार्ज लिख रहा हूं तो समझ में आया. सो टोटल चार्जेस, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. टोटल चार्जेस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये कुछ ऐसा ही हो गया कि समझ लीजिए डब्बा है, ये डब्बे के अंदर, ये डब्बा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है. अगर इस डब्बे के अंदर जो भी सामान भरा हुआ है, उस सामान को मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होगा. तो क्या मुझे डब्बे को लेके जाना पड़ेगा कि नहीं लेके जाना पड़ेगा? यस, आई हैव टू ब्रिंग दैट. तो ये डब्बा अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो क्या अल्टीमेटली अंदर जो मेरा इंपॉर्टेंट सामान भरा हुआ था वो भी एक जगह से दूसरी जगह गया. बस अभी ये समझिए कि डब्बा एक इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर जो सामान है वो चार्ज है. इलेक्ट्रॉन अपने अंदर चार्ज कैरी करता है, और इलेक्ट्रॉन जब भी आगे जाता है तो उसके साथ चार्ज भी चले जाता है. एंड दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, नॉट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. वो इलेक्ट्रॉन लेके जाए, प्रोटॉन लेके जाए, अनायन लेके जाए, कैटायन लेके जाए, कोई भी लेके जाए, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कि अंदर का सामान यहां से यहां पहुंचा. बस उसी को बोलते हैं करंट. याद रहेगा, करंट इज व्हाट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. मतलब इसके अंदर जो चार्ज है वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तब मेरा करंट फ्लो होगा. लेकिन विदाउट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस चार्ज कैन नॉट गो फ्रॉम हियर टू हियर. दैट सिंपली मींस कि इलेक्ट्रॉन वैसा पार्टिकल है जिसके अंदर चार्ज भरा हुआ है. वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाएगा और वो चार्ज को साथ में लेके जाएगा और हमारा करंट फ्लो कर देगा. समझ में आया? तो इसके लिए हम ऐसा लिखते हैं, और करंट का फॉर्मूला भी वही बन जाता है. करंट इज इक्वल टू कितना चार्ज फ्लो होगा कितने टाइम में. इट इज अ रेट. रेट इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम ही ऐसी क्वांटिटी है पूरी दुनिया में जो विदाउट रुके आगे चलती रहेगी. एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे चलती रहेगी. तो हम टाइम के साथ में मेजर करेंगे कि कितना चार्ज फ्लो कर गया किसी सरफेस एरिया में से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना करंट फ्लो कर दिया. तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट. सिंपल है, याद रहेगा. सो ये हुआ हमारा फॉर्मूला ऑफ करंट. आपको याद रखना है, चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सिमिलरली यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. कूलम सिर्फ सी लिखोगे तो कैपिटल, पूरा नाम लिखोगे तो स्मॉल में. याद रहेगा, प्रोटॉन के पास और इलेक्ट्रॉन के पास दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, बट प्रोटॉन्स कैन नॉट मूव बिकॉज एटम हैज अ फिक्स्ड प्लेस इनसाइड अ सॉलिड, एंड वी आर लर्निंग अबाउट सॉलिड. सो
चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा उसको लेके कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल जिसके अंदर वो चार्ज भरा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को, जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसके साथ में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज भी यहां से यहां चला गया। और वही तो मुझे चाहिए था। फ्लो ऑफ चार्ज is called as current, but without flow of electron, charge cannot flow. Okay, so electrons are also called as charge carrier. Electrons are also called as charge carrier because they carry charge with themselves and then they move. So charge भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो हमें एक चीज क्लियर करनी है कि current is not flow of electron, it is a flow of चार्ज। करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज नॉट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर फ्लूइड होगा तो कैटायंस भी तो करंट फ्लो करा सकता है, उनके पास भी तो चार्ज है। अनायंस भी करंट फ्लो करा सकते हैं क्योंकि उनके पास भी चार्ज है। बट हम सिर्फ सॉलिड की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें दिखता है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन करंट है। नहीं, चार्ज को लेके जाना वो करंट है। समझ में? फिर वो कोई भी लेके जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज चार्ज अपॉन टाइम, which is number of electron into charge of 1 electron upon time। यहां पे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ही लिया क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जहां पे हम सॉलिड के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज लेके जाते हैं, इसलिए मैंने चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लिया। अगर प्रोटॉन वो चार्ज लेके जाएगा तो चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन ले लो, जो भी लेके जाएगा उसका चार्ज यहां पे ले लो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया कि नहीं? ये चीज है क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर ना। ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे लूजली बाउंडेड होता है। वो इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरे एटम से तीसरा एटम जाएगा, क्योंकि वो सबसे लूजली बाउंडेड है। एंड दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसके साथ में चार्ज लेके जाएगा। दैट चार्ज विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दैट विल बी कॉल्ड एज करंट। आई होप इतना क्लियर है सबको, ठीक है ना। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर से लिखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ये साइंटिस्ट का नाम है। पूरा नाम लिखोगे तो स्मॉल में और सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखोगे तो कैपिटल में। याद रहेगा कि नहीं? तो एम्पियर होता है यूनिट ऑफ करंट। जिस तरह से लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन, मास इज मेजर्ड इन केजी, उस तरह से करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। ठीक है, ये एम्पियर क्या होता है? तो हम उसके लिए करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम लेते हैं। एक काम करो, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, आज से हम 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड को बोल देंगे 1 एम्पियर। समझ में आया? व्हाट इज 1 एम्पियर? इट इज अ 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। आई होप सभी को समझा बच्चों, ठीक है। व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। याद रहेगा, मैंने चार्ज ले लिया 1 कूलम, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, टाइम ले लिया 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हो सकती है। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड में, उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट फ्लो करना, एंड दैट इज द यूनिट ऑफ करंट। याद रहेगा कि नहीं? इजी है। अच्छा, आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करता है तो उसके अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, याद रखना, दिस इज एडिशनल डेटा। आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो कि करंट का फॉर्मूला लो, चार्ज अपॉन टाइम, और मैं अगर यहां पे लिख दूं करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है ना, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर ले लेता हूं। करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यहां पे टाइम की वैल्यू ले लू 1 सेकेंड, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1, तो ये 1 हो गया, ये तो ठीक है, सॉर्ट आउट है। तो यहां पे क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये देखो Ne, ये 1 और 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये n इंटू ई बचा, तो ई को नीचे ले लिया। अभी व्हाट इज वैल्यू ऑफ E? E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आप उल्टा कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी। आप बोलोगे सर ये 1 अपॉन कूलम दे रहा ना यूनिट, वो नंबर ऑफ एटम कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा बना सकता है? अरे बेटा, बाकी भी तो यूनिट्स है ना, करंट भी है,
सेकंड भी है, एम्पियर भी है, सेकंड भी है, लेकिन हम उसको लिख नहीं रहे क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, इसलिए यूनिट बराबर से बन जाता है, डोंट वरी, ये पूरा यूनिट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको क्या करना है, करंट की जगह 1 एम्पियर डाल देना है, टाइम की जगह 1 सेकंड डाल देना है, चार्ज की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डाल देना है। तो आपको जो n की वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे ये n, उसकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज फ्लो करेगा, उसका मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ में मूव करेंगे। आई होप आप सभी को ये समझा, ठीक है। तो एक बार लास्ट में कंक्लूजन कर लेते, देन वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज, इन सब में फर्क क्या है वो हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया, क्योंकि हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, सॉलिड के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ सॉलिड। You have to remember this term and you have to write it down. Okay, this is an important statement. Now, unit of charge is coulomb. इसी तरह से current होता है, current is rate of flow of charge. This is a definition, rate of flow of charge and not the flow of electron. Okay, you need to remember this. I is equal to Q upon T. Q is charge, T is time. Q is N into E. So N into E हो गया। यहां पे अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझे तो करंट का फॉर्मूला है Q upon T। चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, आज से हम इसको बोलेंगे 1 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं? तो यही होता है। अभी जिस तरह से वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर, लेकिन तुम्हें भी पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम L क्यूब लिखते हैं ना, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब को हम लीटर भी बोल सकते हैं, बस इस तरह से नाम दिया है। समझ में आया कि नहीं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम 1 न्यूटन बोलते हैं। इस तरह से हमने एक क्या किया, ऐसे मल्टीपल नाम बोलने से अच्छा हम उसको एक नाम दे देते हैं एम्पियर, क्योंकि वो साइंटिस्ट एम्पियर ने ये सारी करंट की बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरी की थी, उसकी वजह से आज हम ये पढ़ पा रहे इजीली। तो हम उसके रिस्पेक्ट में कूलम अपॉन सेकंड को एम्पियर बोल रहे हैं। अगर एम्पियर ने डिस्कवरी नहीं की होती, धीरे धीरे सबको ये पता चला था, तो शायद उसको हम 1 कूलम अपॉन सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट, कैपिटल ए लिखो या पूरा स्मॉल में एम्पियर लिखो, और एक कूलम चार्ज जब फ्लो करता है तो उसके साथ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, याद रहेगा। और ये एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो समझ गया। अब ये आया कैसे, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q को लिखो Ne अपॉन T, I की जगह 1 लिखो, T की जगह 1 लिखो, N की जगह N रखो, N की तो वैल्यू निकालनी है, और E की जगह 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रखो, और उसको सॉल्व करो तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आएगा। उसको 1 अपॉन करके आंसर लाओगे तो n विल बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है। कोई कोई बुक्स में ये वैल्यू 6 इंटू 10⁻18 होती है, दैट सिंपली मींस ये सेम ही है, ठीक है। मैंने उसकी वैल्यू प्रिसाइज लिखी, अगर बुक में सिर्फ 6 इंटू 10⁻18 है तो वो रफ वैल्यू है, ठीक है। एनीवेज, तो अभी नेक्स्ट हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल ड्रॉप, और ये सारी चीजें समझने वाले। एनीवेज, सी यू in next lecture. Thank you.